हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 60 क्वेश्चन आज के सेशन में करेंगे। आज का सेशन पूरा हमारा पेडागोजी बेस्ड है, हिंदी में जिसे शिक्षण शास्त्र बोला जाता है। शिक्षण शास्त्र के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज का सेशन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम पर्यावरण पेडागोजी पढ़ेंगे, आज हम हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे, आज हम बाल विकास की पेडागोजी पढ़ेंगे, आज हम संस्कृत की पेडागोजी पढ़ेंगे, आज हम मैथ्स की पेडागोजी पढ़ेंगे, आज हम इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये सेशन जो है पूरा देखना है। टोटल 60 क्वेश्चन आज के सेशन में रहेंगे। ठीक है, और एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया है, और आप खुद को सेल्फ जज यहाँ पर करेंगे कि किस सब्जेक्ट की पेडागोजी जो है आपकी वीक है, मतलब किस सब्जेक्ट में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से हम लोग 10-10 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आपको बताना है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं या फिर जिस भी सब्जेक्ट की पेडागोजी आपसे नहीं हो पा रही है, वो सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी आपको बताएं मॉर्निंग में 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास आ रही है, 2 बजे आपकी संस्कृत की क्लास आ रही है, 3 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास आ रही है, और शाम को 6 बजे अगेन आपकी वापस से बाल विकास की लाइव क्लास होती है। ठीक है, तो आप सारे ही सेशन अटेंड करेंगे। इसके अलावा कोई भी यदि आवश्यकता लगती है तो वो पेडागोजी का सेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग पर्यावरण पेडागोजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चलो जिनको भी पीडीएफ चाहिए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और उसके बाद हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो 8770803840 पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, या फिर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो टेक्स्ट मैसेज पर सिर्फ इतना सा लिखना है पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। क्या पूछा हुआ है यहाँ पर? विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन इनमें से 3 के द्वारा किया जाता होगा, किसके द्वारा नहीं किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। मानव विज्ञानी के द्वारा, जीव विज्ञानी के द्वारा, भौतिक विज्ञानी के द्वारा, या फिर भौतिकविद के द्वारा। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो होता है हमारा, डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी होती है, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल जो मानव विज्ञानी होते हैं वो पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट देखते हैं कि ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी जो होते हैं वो भी यही काम करते हैं। भौतिक विज्ञानी भी यही काम करते हैं। भौतिकविद जो होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग फिजिशियन बोलते हैं, फिजिशियन का काम एज अ केयर टेकर का होता है, वो हमारी देखभाल करते हैं। जिसे हम लोग केयर टेकर रखते हैं अपने साथ, जो फिजिशियन होता है जो हमारी देखभाल करता है, एक तरीके से आप डॉक्टर बोल सकते हो। तो डॉक्टर का काम देखभाल करने का होता है, न कि मनोविज्ञान मतलब एक पूरा वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, फिजिशियन या भौतिकविद का काम यहाँ पर विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करना नहीं है। लाइक हमें सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गई, तो हमने फिजिशियन की यहाँ पर हेल्प ले ली, तो ये एक तरीके से भौतिकविद हो गए। तो आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। आपको यहाँ पर काउंटिंग करते रहना है। पहला पार्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बताना है कि फर्स्ट में आपने 10 में से कितना स्कोर किया, 9, 8, 7 या 10, जितना भी स्कोर किया है। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर आपने 10 में से कितना स्कोर किया, ऐसे करके टोटल हम लोग 6 पार्ट कंप्लीट करेंगे। जिन स्टूडेंट का इंग्लिश है वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना, और जिनका संस्कृत है उनके लिए भी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि से संबंधित नहीं है? आवृत्ति, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर या मायोपिया? तो देखो, ध्वनि से संबंधित होने की बात होती है तो आवृत्ति जो होती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो पिच होती है, वो इस तरीके की होती है, तो ये तो ध्वनि से संबंधित है। माइक्रोफोन हम सुनते हैं, ध्वनि से संबंधित है। लाउड स्पीकर भी ध्वनि से संबंधित है। मायोपिया तो एक प्रकार की बीमारी होती है, एक प्रकार की विकृति होती है, जो कि ध्वनि से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगेन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी सही साक्ष्यों का प्रयोग करके तार्किक संबंध बनाकर किसी प्रयोग में पूर्व सूचना देने में सक्षम है, तो यह चीज़ क्या कहलाएगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। यदि कोई विद्यार्थी सही साक्ष्यों का प्रयोग कर रहा है, मतलब बेहतरीन, सबसे सही रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, सही से साक्ष्य यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, उसका प्रयोग करके तार्किक संबंध बनाकर, एक लॉजिकल कनेक्शन बनाकर किसी प्रयोग में पूर्व में सूचना देने में सक्षम है, तो वह चीज़ यहाँ पर क्या कहलाएगी? निष्कर्ष निकालना, या फिर ड्राइंग कंक्लूजन इंग्लिश में बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन, एक्सपेरिमेंट करना या फिर प्रयोग करना, या फिर प्रोवाइड इन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण प्रदान करना। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर किस तरीके की बात कर रहे हैं कि पहले से हमारे पास कुछ है, कुछ साक्ष्य,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट, इंग्लिश में फैक्ट इसे बोला जाएगा। तो सही साक्ष्य का प्रयोग करके हम एक लॉजिक बनाकर हम लोग सूचना देने में सक्षम है। मतलब हम लोग एक क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंक्लूजन यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है क्या पूछना चाहता था क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन करना और 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े लॉजिकल यहाँ पर बैठेंगे, तो हर एक क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई विद्यार्थी सही साक्ष्य का प्रयोग कर रहा है, सही फैक्ट लेकर आया, लॉजिक उसके अंदर बिठाने की कोशिश कर रहा है, लॉजिक बनाकर, संबंध बनाकर किसी प्रयोग में पूर्व सूचना देने में सक्षम है, इसका रिजल्ट ये हो सकता है। तो यह चीज़ क्या कहलाती है, यह चीज़ हमारी निष्कर्ष निकालना या फिर ड्राइंग कंक्लूजन कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के 5 रचनावादी मॉडल यानी कि 5E मॉडल का हिस्सा नहीं है। इंग्लिश में इसे कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल लर्निंग बोला जाता है, ठीक है। संलग्न या फिर इंग्लिश में इसे बोला जाता है एंगेज करना, विस्तृत यानी कि इलोबरेट करना, एक्सप्लेन करना, बेहतर यानी कि उसको एनहांस कर देना, बढ़ा देना, और वर्णन यानी कि उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे देना। तो देखो यह 5E मॉडल कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल में कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल जो है अधिगम से संबंधित, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें बेहतर यानी कि उस चीज़ को एनहेंस करना, उस चीज़ को बढ़ाने की बात नहीं की गई है। पहले में क्या होगा, सब चीज़ों को हम लोग एंगेज कर देंगे, सब चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे। दूसरे में उसको हम लोग एलोबरेट कर देंगे, एलोबरेट करना मतलब उसको विस्तृत कर देंगे। यहाँ पर मैं पूरा मॉडल बना देती हूँ आपके लिए। देखो ये है हमारा लर्निंग का 5E मॉडल। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी जहाँ पर मैंने नंबर 1 लिखा है। एंगेज करना, बच्चों को संलग्न करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग क्लास के अंदर इंटर हुए, हम लोग कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले बच्चों को उस चीज़ के अंदर संलग्न करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा, बच्चों को वो चीज़ बतानी होगी, बच्चों को बिजी रखना पड़ेगा कि आज आप उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे, सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उनको चीज़ें समझाएंगे। देन उसको आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे कि जो भी बच्चों को समझ में आता है। जैसे हम लोग करते हैं ना, क्लास में जाने से पहले बच्चों को टॉपिक बता देते हैं कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, उनको उस टॉपिक के अंदर एंगेज करने का, बिजी रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर उनको एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग बच्चों से जानते हैं कि तुमने कितना सीखा है, क्या उन्होंने पिछली क्लास में कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितना और उनको सीखने की आवश्यकता है, हम लोग एक्सप्लोर करने का काम करते हैं। तीसरा, हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं, बच्चों को हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं, हर चीज़ उनको वहाँ पर समझाते हैं। उसके बाद हम लोग एलोबरेट करते हैं, उस चीज़ का विस्तृत वर्णन वहाँ पर देते हैं, बिल्कुल डीप में, डिटेल में जाकर डिस्क्राइब करते हैं। ये 4 स्टेप कंप्लीट होने के बाद 5वीं स्टेप और लास्ट स्टेप आती है हमारी इवेल्युएशन करना। इसीलिए यहाँ पर इसे 5E मॉडल के नाम से जाना जाता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको एंगेज करना है, फिर एक्सप्लोर करना है, फिर एक्सप्लेन करना है, फिर एलोबरेट करना है, और लास्ट में हमको जाकर बच्चों का इवेल्युएशन करना है कि जो 4 स्टेप हमने बच्चों के ऊपर अप्लाई करी, कोई स्टेप ऐसा तो नहीं कि हमसे बीच में मिस हो गई हो या फिर बच्चे ने मिस कर दी हो। तो टीचर अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर लेगा और बच्चे भी अपना इवेल्युएशन खुद से कर सकते हो, टीचर भी उनका यहाँ पर इवेल्युएशन कर देगा। इसीलिए इसे 5E मॉडल के नाम से जाना जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एनहेंस, बढ़ावा देना, तो एनहेंस यहाँ पर ऑप्शन में या फिर बढ़ावा देना ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनहेंस करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो है कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल लर्निंग के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि आपसे तो ये पूछा गया था कि कौन सा हिस्सा यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, एक शिक्षण व्याख्या देते हैं कि प्रयोगों के दौरान एक से अधिक विधियों का उपयोग करके परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक स्वभाव की कौन सी विशेषता का बोध होता है। क्या चीज़ बोली गई है कि प्रयोगों के दौरान आप एक या एक से अधिक विधियों का प्रयोग करके अपने रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो। हम लोग देखते हैं ना हैंड्स प्रूव, हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक विधि से ही नहीं करना है, अलग अलग तरीके से उसका हमें प्रयोग करना होता है, अपना जो रिजल्ट है उसको प्रूव करना रहता है, परिणाम को सत्यापित करना रहता है। तो यहाँ पर कौन सी चिंतन को अपनाया जाएगा, गहन चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को, सहनशीलता यानी कि ओपन माइंडनेस को, तीसरा है साक्ष्य यानी कि प्रूफ के लिए सम्मान को, या फिर लॉजिकल थिंकिंग को। देखो एक ही रिजल्ट हमें लेकर आना है, ठीक है, मतलब एक प्रयोग हमने किया, उसके ऊपर हम लोग 10 अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि कहीं भी हमारा रिजल्ट जो है गलत प्रूफ ना हो जाए। तो इसके लिए आप कौन सी थिंकिंग को अपना रहे हो, कौन सी विशेषता, ये एक प्रकार की हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। क्या चीज़ यहाँ पर कहलाती है, क्रिटिकल थिंकिंग। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें,
निम्न प्राथमिक स्तर के छात्रों को शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए? नियम, अवधारणा और सिद्धांतों की समझ विकसित करना, तर्क की शक्ति विकसित करना, व्यावहारिक दृष्टिकोण का विकास करना और वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने में रुचि का बच्चों का विकास करना। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है, एक निम्न प्राथमिक स्तर बनता है, एक प्राथमिक स्तर बनता है, एक हमारा उच्चतर स्तर बनता है, उच्च माध्यमिक स्तर बनता है। तो स्तर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया निम्न प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए शिक्षण में कौन सा उद्देश्य होना चाहिए, तो हम लोग उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं निम्न प्राथमिक स्तर पर। और सेम क्वेश्चन यदि आपसे उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जाता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका आंसर होता है नियमों, अवधारणाओं और सिद्धांत जो है हमारे, उनकी समझ को यहाँ पर विकसित करना। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस रहेगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। निम्न प्राथमिक स्तर बोला है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास करना, उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो नियमों, अवधारणा और सिद्धांतों की समझ का विकास करना। ठीक है, तो अभी हमसे निम्न प्राथमिक स्तर पूछा था, तो आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि यहाँ पर बात करें, खोज, आविष्कार, नियम, सिद्धांत किससे संबंधित है? दैनिक जीवन में आसानी से, विज्ञान के अध्ययन से, जीवन में सुख साधन से या फिर मानवीय जिज्ञासा को संतुष्ट करने से। तो हम लोग खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, सिद्धांत लागू कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? न केवल निर्माणात्मक बल्कि योगात्मक आकलन भी निम्न के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर बोला गया है निर्माणात्मक आकलन है, योगात्मक आकलन है, किसके द्वारा कर सकते हो? गृह कार्य के द्वारा, प्रश्न और उत्तर सत्र के द्वारा, परियोजनाओं के द्वारा, मतलब अलग अलग योजनाएं बनाकर या फिर शिक्षकों का स्व मूल्यांकन करके। तो निर्माणात्मक के साथ साथ योगात्मक आकलन भी किसके माध्यम से संचालित किया जा सकता है? परियोजनाएं, अलग अलग योजना बना लो। आपको निर्माणात्मक आकलन करना है तो उसके लिए आप अलग से योजना बना लो। आप योगात्मक आकलन बनाते हो, योगात्मक आकलन करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेते हो, एग्जाम लेते हो। तो ये सब परियोजना, जब तक आप कोई भी योजना नहीं बनाओगे, चीज़ें नहीं बनेगी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर्यावरण पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या सीसीई की विशेषता यहाँ पर नहीं है? यह छात्रों की मौजूदा अवधारणाओं के बारे में जानने में शिक्षक की सहायता करता है। इसमें लगातार परीक्षा का परीक्षण होना सम्मिलित है। इसमें एक ही मानदंड का बार बार आकलन किया जाता है, या फिर यह एक विद्यार्थी आधारित मूल्यांकन है। तो सीसी यानी कि सतत व व्यापक मूल्यांकन, इंग्लिश में इसे कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। इसकी विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें लगातार परीक्षा का परीक्षण सम्मिलित है, बार बार बच्चों की परीक्षाएं ली जाएगी, ये सीसीई का हिस्सा नहीं है। क्योंकि सीसीई में आता है कि बच्चों की अवधारणाओं के बारे में टीचर जाने, मानदंड का, जितने भी मानदंड बिठाए गए हैं सभी का आकलन किया जाए, और यह एक विद्यार्थी आधारित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जिसमें बच्चों की हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कमेंट करके बताइए कि पर्यावरण में आपने यहाँ पर 10 में से कितना स्कोर किया है, लेवल क्या था। सबसे पहली चीज़ तो आप ये बताएंगे 10 में से आपने कितना स्कोर किया है। सेकंड चीज़ आप ये बताएंगे कि आपको लेवल कैसा लगा। अगले सब्जेक्ट की पेडागोजी पर बढ़ते हैं। अगले सब्जेक्ट की पेडागोजी हमारी हिंदी पेडागोजी। ठीक है, हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा की जो शिक्षण शास्त्र है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद होता है? कृत्रिम भाषा और सहज भाषा। ठीक है, आप यहाँ पर कोमा कंसीडर कर सकते हैं। कृत्रिम भाषा और सहज भाषा, योगात्मक और सहयोगात्मक भाषा, क्लिष्ट और सरल भाषा, या फिर मधुर भाषा और कर्कश भाषा। ठीक है, श्रवण के आधार पर मतलब सुनने के आधार पर भाषा के कितने प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं? तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुर भाषा और कर्कश भाषा जो कि सुनने में लगती है, ये हमारे श्रवण के आधार पर, सुनने के आधार पर, लिसनिंग के आधार पर भाषा के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। ये जो डिसलेक्सिया होता है, ये जो पठन विकार होता है, ये किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी से। केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई से। तीसरा प्रश्न है, केवल वर्तनी दोष में पीड़ित होना। ऑप्शन डी है केवल एकाग्रता में कठिनाई से। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो ये सारी ही चीज़ें डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई है, वर्णमाला संबंधी उसको समस्या है। वर्तनी दोष में बच्चा पीड़ित
विचलित है और एकाग्रता में भी उसको यहाँ पर समस्या आएगी। तो ये एक प्रकार का उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया में यदि थोड़ा सा पठन विकार को हम लोग डिटेल में देख लें तो उपरोक्त सभी मतलब कि नीचे के तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। वर्णमाला अधिगम, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पर हमने देखा था बी को डी पढ़ता है, ठीक है, सो को वॉज पढ़ता है, तो इसको वर्णमाला अधिगम वर्णमाला को याद करने में कठिनाई होती है। जब ये कठिनाई होगी तो उसके वर्तनी दोष में भी कठिनाई होगी, क्योंकि वो एकाग्र नहीं है, वो चीज़ों को लेकर कॉन्सेंट्रेट नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। श्याम पट्ट को साफ करते समय जो कि हमारा बोर्ड होता है उसको साफ करने का सही तरीका क्या होता है? क्या ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए, क्या नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए, क्या बाएं से दाएं करना चाहिए या फिर दाएं से बाएं की ओर करना चाहिए? तो श्याम पट्ट को साफ करने का सही तरीका होता है बाएं से दाएं की ओर, हमेशा ऐसे हमें यहाँ पर साफ करना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हमेशा बाएं से दाएं की ओर की तरीके को अपनाया यहाँ पर जाता है। रूपरेखा अनुकरण विधि क्या है? क्या ये एक लेखन कौशल विधि है? क्या ये श्रवण कौशल विधि है? क्या ये हमारी वाचन कौशल विधि है? क्या ये फिर हमारी पठन कौशल विधि है? तो देखो रूपरेखा बनानी है, किसी चीज़ का निर्माण करना है, किसी चीज़ की एक हम लोग बोल सकते हैं आकृति तैयार करनी है, उसकी रूपरेखा बनानी है, तो ये हमारा कौन सा कौशल होगा, लेखन कौशल होगा, क्योंकि लिखने संबंधित है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को या फिर आकृति या कोई भी डायग्राम है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें लिखना पड़ रहा है, तो ये एक प्रकार का हमारा लेखन कौशल हो जाएगा। तो आंसर क्या है, ये एक प्रकार का लेखन कौशल यहाँ पर कहलाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का गुण क्या है? पहला ही ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। दूसरा है केवल परिशुद्धता, मतलब अच्छे से लिखा जाए, अच्छे से उसका प्रयोग किया जाए, रोचकता, बच्चों को इंटरेस्ट उसके अंदर आए। तीसरा फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा केवल प्रासंगिकता, अच्छे से प्रासंगिक हो, बच्चों को अपने सब्जेक्ट से वो कनेक्ट कर पाए। तो ये तीनों ही विशेषताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, सी भी सही है और डी भी यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सारी ही विशेषताएं हमारी शिक्षण सहायक सामग्री में आती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? शिक्षण सूत्रों के आधार पर, शिक्षण को व्यवहार से जोड़कर, शिक्षण को अत्यधिक सरकारी अनुदान देकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण को यदि आप सबसे अच्छा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप लोग शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षण सूत्र व्यवहार पर ही आधारित होते हैं, इस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं ताकि कोई नया अध्यापक भी हो, वो पहली बार पढ़ाने जा रहा हो, तो वो यदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके भी अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कर सकता है और बच्चे बहुत ही इफेक्टिव वे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वर्ग के निबंध में किसी यात्रा अथवा साहसपूर्ण प्रत्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया। कोई भी हम ऐसा चीज़ देख रहे, कोई भी किसी चीज़ है, मान लो निबंध हो गए, उसमें किसी भी वृत्तांत होता है, किसी भी चीज़ का बहुत साहसिक वर्णन किया गया है, वीर रस वाला वर्णन किया गया है, तो इसमें मनोरंजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो ये कौन सा वर्ग होगा जहाँ पर मनोरंजन वाली बातचीत हो रही होगी, किसी साहसपूर्ण प्रत्यय का वर्णन किया गया, कोई ऐसा वृत्तांत सुनाया गया होगा जिसमें आपने कोई साहसिक कार्य किया होगा, ये चीज़ क्या कहलाती है, विवरणात्मक निबंध कहलाती है, वैज्ञानिक निबंध कहलाती है, विचारात्मक निबंध कहलाती है या फिर निगमनात्मक निबंध कहलाती है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं विवरणात्मक निबंध। मतलब किसी भी चीज़ का हमने क्या किया है, विवरण किया है, किसी भी चीज़ को हमने क्या किया है, विवरण किया है, किसी भी चीज़ को हमने वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या कहलाएगी, विवरणात्मक निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, विवरण वाला, यानी कि विवरणात्मक और निबंध की पूछा था तो विवरणात्मक निबंध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाचन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी, पहला ही ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। दूसरा केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना, केवल बालकों का उच्चारण शब्द करना या फिर केवल बोलने में विराम चिन्ह का प्रयोग करना। वाचन करना मतलब बच्चा पढ़ने के कौशल की बात कर रहा है कि वो अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से रीड कर पाए, इंग्लिश में इसको रीडिंग कौशल बोला जाता है। तो वाचन कौशल में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करें, अच्छे से पढ़े उसको, आपका उच्चारण यानी कि आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बोलने में जहाँ पर भी विराम चिन्ह आ रहा है तो वहाँ पर आप कुछ समय दें, कोमा आ रहा है तो थोड़ा सा आप रुकें, पूर्ण विराम आ रहा है या फिर अनुस्वार आ रहा है, सब चीज़ों का आप लोग यहाँ पर अच्छे से प्रयोग करें। तो वाचन कौशल की ये सारी ही विशेषताएं होती है।
सही व्याकरण का प्रयोग करना, बालकों के उच्चारण शब्द का प्रयोग करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो उपरोक्त सभी होता है हमेशा हमें ऑप्शन डी में दिया होता है, मतलब जो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा ग्रेड 2 के हम लोग पेपर लगा रहे हैं डेली शाम को, उसमें ये वाला जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी आपको सबसे पहले दिखाई देता है। इसीलिए इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर लेना है कि उपरोक्त सभी या तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा या फिर ऑप्शन डी में दिखाई देगा। ठीक है, तो देखभाल कर आपको वहाँ पर इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। भाषा से हम लोग क्या व्यक्त करते हैं? इनमें से कोई नहीं। आस्था को व्यक्त करते, कर्तव्यों को व्यक्त करते या फिर विचारों को व्यक्त करते। तो भाषा की डेफिनेशन ही यही होती है, लैंग्वेज की डेफिनेशन ही यही होती है, जहाँ पर अपनी आप जो थॉट प्रोसेस होती है उसको शो करते, अपने विचारों को आप क्या करते? शो करते। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने से पहले टीचर जो है बच्चों को राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताना चाहता है, उससे पहले शिक्षक बच्चों के साथ मोर, चीता, कमल आदि के बारे में डिस्कस कर रहा है, आदि के बारे में बातचीत कर रहा है। तो शिक्षण की कौन सी विधि को अपनाया गया है टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। देखो बच्चा जो है मोर, चीता, कमल आदि के बारे में जानता होगा, फिर हम लोग बताना चाहते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसमें हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ये हमारा राष्ट्रीय फल है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये हमारा राष्ट्रीय एनिमल है, नेशनल एनिमल है। सब चीज़ों के बारे में बता रहे, मतलब हम लोग नॉन टू अननोन जा रहे हैं, मतलब कि हम लोग जा रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, कौन सा आंसर यहाँ पर होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमने हिंदी की शिक्षण शास्त्र को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कमेंट करके आप बताएंगे कि आपने 10 में से यहाँ पर कितना स्कोर किया है। पहले हमने किया था पर्यावरण को, उसमें आपने कितना स्कोर किया था 10 में से। हिंदी में आपने कितना स्कोर किया और इसका लेवल, इसका पैटर्न आपको कैसा लगा? सारे ही क्वेश्चन जो है पीछे जो हमारी एग्जाम हुई थी उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। अगले पर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इसका हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को कैसे दिखाया जाता है? सूक्ष्म रूप में दिखाया जाता है, छोटा करके दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है या फिर धुंधला करके दिखाया जाता है? तो प्रोजेक्टर के द्वारा यदि हम लोग आकृति, किसी भी आकृति को हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाते हैं, स्क्रीन मतलब कि पर्दे पर दिखाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्टर के द्वारा एक आकृति को हम लोग पर्दे पर दिखा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि अब लोग जो है हमें गणित पेडागोजी को स्टार्ट करना है, इसके भी 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टोटल 60 क्वेश्चन हमें आज के सेशन में यहाँ पर कंप्लीट करना है। गणितीय कौशल संबंधी विकार कौन सा होता है? पूर्ण अक्षर लिखना, समय सारणी बनाने में कठिनाई, हस्तलेखन या फिर कागज को बहुत पास से पकड़ना। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इंग्लिश में हम लोग इसे डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं, जहाँ पर गणितीय कौशल मतलब बच्चों को गणित की कैलकुलेशन करने में, गणित की गणना करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो गणितीय कौशल संबंधी विकार यहाँ पर क्या हो सकता है? समय सारणी बनाने में कठिनाई, बच्चों को समय सारणी की 10-15 पे उसे ये करना है, 11-15 पर उसकी अगली क्लास है, तो उसको वो चीज़ें समझ नहीं आती कि 1 घंटे का ड्यूरेशन क्या होगा। मतलब गणित से रिलेटेड कोई भी समस्या है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो वो हमारी गणित कौशल संबंधी विकार के अंदर आता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के अंतर्गत साइकोमोटर विधि किससे संबंधित होती है? पहला ही ऑप्शन उपरोक्त सभी है। दूसरा है केवल रेखांकन यानी कि ड्राइंग से। ठीक है, ये इंग्लिश वाले ऑप्शन यहाँ पर लिख दिए गए। केवल प्राक्कलन से यानी मैनिपुलेशन करने से। ऑप्शन डी है केवल मॉडल निर्माण यानी कि मॉडल मेकिंग से। तो साइकोमोटर मतलब कि जहाँ पर हम लोग अपने मांसपेशियों का प्रयोग करते, कुछ एक्टिविटी करते, वो ही साइकोमोटर होती है। तो ड्राइंग करने पे भी हमें हमारी मांसपेशियों, अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन, किसी भी चीज़ में परिवर्तन करने के लिए भी हमें कुछ कार्य करना होगा। मॉडल निर्माण करने में, मॉडल का यदि हम लोग निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी हमें हमारे साइकोमोटर जो स्किल्स होती है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सारे ही साइकोमोटर गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। अब साइकोमोटर में आप लोगों को त्रिभुज बनाने को बोला, आप लोगों को मैंने बोला कि
प्रकार जो होता है हमारा डिवाइडर जिसे बोलते हैं, उससे आप लोग एक सर्कल बनाइए, एक वृत्त बनाइए। तो आपने आपके हाथों को इस तरीके से गोल गोल रोटेट किया वृत्त बनाने के लिए। मैंने बोला त्रिज्या बनाओ, आपने त्रिज्या बना दी। मैंने बोला आप चाप काटो, आपने इस तरीके से चाप काट दिए। ठीक है, तो ये सारी हमारे गणित में साइकोमोटर स्किल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, देखने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसको। संयोग यानी कि कंजक्चर जो होता है एक प्रकार का कथन होता है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है। एक ऐसा कथन जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो हमेशा सच होगा एवं गणितीय अंतर्ज्ञात पर आधारित होता है, और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो ये एक चीज़ बन जाती है। हम लोग, आपने देखा होगा मैथ्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि त्रिभुज के जो होते हैं तीनों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री के होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं हमारे 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? सिद्ध करिए, ऐसा करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध करिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें क्या होती है? ये चीज़ें हमारी प्रमेय कहलाती है। तो प्रमेय की परिभाषा है संयोग कंजक्चर एक कथन होता है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है और गणितीय अंतर पर आधारित है, और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो ये हमारी एक प्रमेय बन जाएगी, ये हमारी एक थ्योरम बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ यहाँ पर क्या कहलाती है? ये चीज़ यहाँ पर प्रमेय कहलाती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना क्या कहलाता है? जैसे कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी बड़ा सा चैप्टर हो गया, हमने उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग यहाँ पर संश्लेषण कर रहे हैं? क्या हम लोग यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं? क्या ये एक प्रकार की आगमन विधि हुई? क्या ये एक प्रकार की निगमन विधि हुई? तो देखो हम लोग यहाँ पर जो जो भी चीज़ें दी हुई है, जो भी हिस्से दिए हुए हैं, हम लोग यहाँ उन्हें टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए विश्लेषण कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गणित को विज्ञान की रानी कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान, हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हम लोग मैथ्स के ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये जो विज्ञान है, यहाँ से बनाना ड्रॉ करते हैं। विज्ञान की रानी, द क्वीन ऑफ साइंस, इंग्लिश में से द क्वीन ऑफ साइंस आता है। द क्वीन ऑफ साइंस कौन है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है गणित कहलाती है। ठीक है, विज्ञान को जो है, विज्ञान की रानी किसे कहा जाता है? गणित को कहा जाता है। अब आगे पढ़ो, और संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर थ्योरी जो है गणित की रानी है। इसकी भी रानी कौन है? इसके ऊपर भी कौन है? तो संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर थ्योरी। यदि नंबर्स ही नहीं होंगे, 0 to अनंत तक नंबर ही नहीं होंगे, तो आप गणित को कैसे समझोगे, कैसे पहचानोगे? तो विज्ञान की रानी द क्वीन ऑफ साइंस कौन है? द क्वीन ऑफ साइंस है हमारी मैथ्स, और मैथ्स का जो है, मैथ्स की क्वीन कौन है? द क्वीन ऑफ मैथ्स कौन है? द क्वीन ऑफ मैथ्स है नंबर थ्योरी। अब आप देखो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। द क्वीन ऑफ साइंस, विज्ञान की रानी किसे कहा जाता है? गणित को कहा जाता है। गणित की रानी किसे कहा जाता है? संख्या सिद्धांत को कहा जाता है। लेकिन पूछने वाले ने ऐसा पूछा है कि यह कथन जो है, यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया है? क्या गॉस ने ऐसा बोला था? क्या बेल ने बोला था? क्या फिशर ने बोला था? या फिर क्या बर्नार्ड थॉमस का ये स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट दिया गया है गॉस के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत वर्णित है। तत्काल उद्देश्य, एट अ टाइम हमारा उद्देश्य जनरेट होता है। इसके अंदर क्या आते हैं? भावात्मक पक्ष आते हैं, संयोजी पक्ष आते हैं, या फिर उच्चतर एल्टीट्यूड पक्ष आते हैं, या फिर संज्ञानात्मक पक्ष यहाँ पर आते हैं। देखो, तत्काल हमें संज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें हमारा जो रिजल्ट होता है वो एट अ टाइम यहाँ पर जनरेट होता है। एट अ टाइम हमें समस्या समझ में आ जाती है। तो तत्काल उद्देश्य जो है संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर वर्णित है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष जो है तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट पूछा है, 300 ईसा पूर्व के दौरान महान स्कूल अलेक्जेंड्रिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यूक्लिड के द्वारा, सिकंदर महान के द्वारा, पाइथागोरस जो हम थ्योरम पढ़ते हैं उन पाइथागोरस के द्वारा, या फिर अरस्तु के द्वारा? तो देखो, 300 ईसा पूर्व के दौरान एक बहुत बड़ा स्कूल बना था,
बहुत महान स्कूल बना था अलेक्जेंड्रिया के नाम से, तो ये सिकंदर महान के द्वारा निर्मित किया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़े डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं और हम लोग पहली बार यहाँ पर मैथ सॉल्व कर रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है। तो इसी तरीके से आज बस आपका ये चेक करना था कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का पैडागोजी जो यहाँ पर वीक पड़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर कल से हम उसे रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। चलो, बच्चों को गिनने की क्षमता के लिए प्राथमिक शर्त क्या है। बच्चे किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को गिनते हैं, तो इसके लिए प्राथमिक शर्त क्या होती है। पहला ही ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। ये आपका ग्रेड 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्थानमान अवधारणा प्रवाह में हो, संख्या लेखन प्रवाह में हो, या फिर स्थान शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह में हो। क्या चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बच्चे जो हैं गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें किस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जाना है। संख्या यानी कि नंबर, वर्ड्स, ये सब क्या हो, अनुक्रम में चले, बिल्कुल सीरियल वाइज यहाँ पर चलना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा स्थान जो संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह में हो। ये सारी चीज़ें जो एक साथ प्रवाह में होनी चाहिए, कंटिन्यूटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आपने 1 2 3 4 देख लिया, फिर 11 12 13 14 पढ़ा दिया बच्चों को, या बच्चों ने ऐसा पढ़ लिया। ऐसा नहीं हो, जो भी संख्या है, जो भी शब्द है, अल्फ़ाबेट हो गई ABCD के बाद JKLM पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। ये अनुक्रम में होना चाहिए, सीरियल में होना चाहिए, और बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ ये चीज़ें होना चाहिए। तो बच्चे के गिनने की क्षमता, बच्चा किसी भी चीज़ को काउंटिंग कर रहा है तो बिल्कुल सीरियल वाइज करे, फ्लुएंसी के साथ करे, धारा प्रवाह के साथ करे। तो आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलने की इच्छा रखता है, गणित शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है क्योंकि ये वन मैन शो का रूप ले लेती है। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो वन मैन शो का रूप ले लेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये वन मैन शो क्या होता है। वन मैन शो मतलब सामने वाला पढ़ा रहा है, पढ़ा ही रहा है, बच्चों का फीडबैक, बच्चों की प्रतिपुष्टि लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी जा रही है, उसे बोला जाता है वन मैन शो। क्योंकि बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं उस चीज़ को, ना तो वो नोट डाउन कर रहे हैं, ना उनको अच्छे से लर्निंग हो पा रही है। तो इसमें से ऐसी कौन सी विधि है जो वन मैन शो का रूप ले लेती है। और गणित में तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो। व्याख्यान विधि, अनुमान विधि, परियोजना विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि। तो मुझे पता है आप सभी ने इसका बिल्कुल यहाँ पर आंसर सही किया होगा। व्याख्यान विधि आपने सोचा होगा, क्योंकि व्याख्यान विधि ही वन मैन शो होती है। व्याख्यान में गुरुजी भाषण दे रहे हैं, गुरुजी मैथ्स को कैसे व्याख्यान में सिखा देंगे। क्या वो ऐसे सिखाएंगे, देखो 2 + 2 4 होता है, 2 धन 2 बराबर 4 होता है, 4 धन 2 6 होता है। इसके लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, इसके लिए हमें लिखना होगा, इसके लिए इन चीज़ों को सिद्ध करना पड़ेगा। तो गणित शिक्षण के लिए व्याख्यान विधि उपयोगी कभी भी साबित नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वन मैन शो बन जाती है। एक इंसान बोलता रहता है और सामने वाले सिर्फ लिसनिंग करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये गणित का। गॉस हैं, जो अभी अपन देख कर आए थे। विज्ञान की रानी कौन है, गणित की रानी कौन है, संख्या पद्धति, वो वाले गॉस। SP गुप्ता। तीसरा ऑप्शन है PC महालनोबिस या फिर फिशर। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर C, PC महालनोबिस है। ये हमारे भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया। और इसी के साथ हमारे गणित पेडागोजी के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं हमने। जल्दी से वीडियो को रोककर स्कोर बताइए कि गणित में आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, 10 में से कितने स्कोर आपके आए हैं। अगले हम लोग इंग्लिश पेडागोजी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर बाल विकास कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यदि संस्कृत है तो वो इंग्लिश अटेंड नहीं करेंगे आई थिंक यहाँ पर। तो पहले हम लोग बाल विकास कर लेते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर संस्कृत करेंगे, क्योंकि 6 ही सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है, 6 ही को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बाल विकास का आपकी स्क्रीन पर। नैतिक और आचार संबंधी निर्देशों के बीच में भेद निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है। जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। आचार मतलब होता है एथिकल इंस्ट्रक्शन, और नैतिक विचार मतलब होता है मोरल इंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आपसे पूछने की इच्छा रखी गई है।
पहला ऑप्शन देखिएगा, नैतिक ज्ञान पर जोर देता है और आचार प्रदर्शन पर जोर देता है। इसको आप नैतिक अक्षरा वाला नैतिक अक्षरा ना समझें। नैतिक मतलब हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग स्वाभिमान से जीते हैं, हम लोग आत्मसम्मान से जीते हैं। तो कैसे जीते हैं? क्योंकि हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती है, कुछ हमारी विचारधाराएँ होती है, कुछ हमारे आचार होते हैं, व्यवहार होता है। यदि उनका पालन नहीं किया जाएगा या फिर उन चीज़ों का सम्मान नहीं होगा, मतलब कि हम लोग वहाँ पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि हर एक इंसान का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर एक इंसान का अपना स्वाभिमान होता है। तो आपसे आज यहाँ पर इस चीज़ के बारे में पूछा गया है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा स्वाभिमान है, उसके अंदर हमारे नैतिक विचार आते हैं, उसके अंदर हमारा आचार आ जाता है। तो आज आप बता ही दो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। नैतिकता जो है ज्ञान पर जोर देती है, जबकि आचार जो होता है वो प्रदर्शन पर जोर देता है। दूसरा ऑप्शन सुनना, आचार ज्ञान पर जोर देता है, नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। आचार तेजी से बदलते रहते हैं लेकिन नैतिकता यहाँ पर धीमी पड़ जाती है, या फिर नैतिकता लंबे समय से स्थिर है लेकिन आचार में बदलाव धीमी गति से यहाँ पर होता है। क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? आंसर क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए? तो देखो, नैतिक वैल्यू यदि हमें पता है, सबसे बेसिक सी चीज़ कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ मतलब कि आप किस प्रकार से आपका व्यवहार है, आप कैसे बातचीत करते हैं, तो ये आपका एक प्रदर्शन हो गया। ठीक है, तो नैतिकता जो है प्रदर्शन पर जोर देती है, और आचार जो है आपके हाव भाव, आपका आचार जो है आपके ज्ञान पर जोर देता है। ठीक है, आप किस तरीके से बातचीत करते हो, क्योंकि आपके बात करने से ही आपके ज्ञान के बारे में जानकारी मिल जाती है। सामने वाला सिर्फ 1 मिनट आपकी बात सुनेगा और वो समझ जाएगा कि ये बंदा कैसा है, ये इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ये न्यूट्रल है या फिर ये एक संवेगी है। 1 मिनट में व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। तो वो आपके आचार, वो आपके एथिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये आचार जो है आपके ज्ञान पर जोर देता है, जबकि नैतिकता जो है प्रदर्शन पर जोर देती है। मतलब कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। इंग्लिश में से कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं उनके लिए यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का निर्धारण क्या है? पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र, या फिर शैक्षिक विषय। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही इलोबरेटिव वे में हमें चलना है, बहुत ही व्यापक रूप से हमें चलना है। आपने एक शब्द सुना है ना, सतत व व्यापक मूल्यांकन। अब ये सतत व व्यापक में हम लोग व्यापक बोले थे। व्यापक मतलब कंटिन्यू चलने वाला। कंटिन्यू चलने वाले में हम लोग स्कूल की एक्टिविटी तो करते, स्कूल में एग्ज़ाम होती है, स्कूल में हमारे टेस्ट होते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हम लोग यहाँ पर और क्या चीज़ें करते हैं। स्कूल में कोई भी परफॉर्मेंस हो रहा है, कोई भी डांस परफॉर्मेंस हो रही है, स्टेट लेवल पर कोई कंपटीशन है, स्टेट लेवल पर कबड्डी खेलने हमें जाना है, स्टेट लेवल पर खो खो खेलने के लिए हम लोग जा रहे हैं, स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। तो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियां इसके अंतर्गत कंसीडर की जाती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापक मूल्यांकन के अंदर शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शैक्षिक लक्ष्य या फिर उद्देश्यों का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है? एक टैक्सानॉमी हम लोग पढ़ते हैं, एक वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। क्या वो बीएस ब्लूम की टैक्सानॉमी है, क्या वो स्किनर की टैक्सानॉमी है, क्या वो रॉबर्ट एम गेने की टैक्सानॉमी है, या फिर वो डेविडसन की टैक्सानॉमी है? तो ये जो शैक्षिक लक्ष्य है कि पढ़ाया कैसे जाता है, कैसे हमें पढ़ाना चाहिए, जिसमें साइकोमोटर डोमेन आता है, अफेक्टिव डोमेन आता है, 3 डोमेन उन्होंने बताए थे। तो ये किसके द्वारा बताया गया? बीएस ब्लूम के द्वारा। इस नाम से ये प्रसिद्ध है, ब्लूम की टैक्सानॉमी। होगा तो हम लोग 1-2 दिन में एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग ब्लूम की टैक्सानॉमी को पढ़ लेंगे कि कैसे शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीएस ब्लूम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित के अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट बना रहता है। ऐसा कौन माने थे? हर एक लेवल, उन्होंने अपने जीवन को, मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन को कुछ लेवल में, कुछ भागों में डिवाइड कर दिया था, कुछ स्टेजेस उन्होंने बना दी थी कि आपके जन्म से लेकर आपकी मोक्ष प्राप्ति तक का पूरा साधन जो है इस तरीके से निकलता है। क्या वो लेव वाइगोत्स्की थे?
क्या वो एरिक एरिक्सन थे, क्या वो कार्ल रोजर्स थे, क्या वो अब्राहम मास्लो थे। तो एक पूरा जीवन एक प्रकार से संकट में होता है, मतलब कि अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपकी ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी। लाइक विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, याद आई कुछ कंडीशन। मनोवैज्ञानिक संकट बना रहता है, कौन बोले थे, एरिक एरिक्सन के जो 8 पद हैं जो पूरे जीवन को डिफाइन कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन को डिफाइन कर देते हैं, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लास्ट का जो पद रहता है जहाँ पर हम लोग या तो संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं या फिर हम लोग निराश हो जाते हैं। तो पूरा एक संकट बना हुआ रहता है, या तो आपकी अच्छी स्टेप फॉलो आ जाएगी या फिर आपकी गलत स्टेप हो जाएगी। या तो आपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए तो आप संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे, मतलब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, या फिर आप निराश हो जाओगे क्योंकि आपने अपने पूरे जीवन काल में अच्छे कार्य नहीं किए, तो बुढ़ापे में याद करने को कुछ है ही नहीं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एरिक एरिक्सन। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ओ कीफे एंड नॉडल। ये ओ कीफे है, इंग्लिश में ओ कीफे ऐसे लिखा जाता है। ओ कीफे एंड नॉडल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका निम्न के साथ पशु प्रदान करती है। क्या ये अल्पकालीन स्मृति के लिए होता है, क्या ये दीर्घकालीन स्मृति का हिस्सा है, क्या ये घोषणात्मक चित्र है, या फिर ये संज्ञानात्मक मानचित्र है। तो देखो समुद्री घोड़े की भूमिका निभाई है, ओ कीफे और एक नॉडल की थ्योरी आती है, उसमें समुद्री घोड़े की भूमिका हमें क्या चीज शो करती है, संज्ञानात्मक कॉग्निशन एबिलिटी को शो करती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये चीज क्या शो करती है, संज्ञानात्मक मानचित्र को यहाँ पर शो करती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, अधिगम होता क्या है, लर्निंग क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, भावनाओं से बहुत मामूली संबंध होता है, शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा प्रभावित होता है, या फिर शिक्षार्थी की भावनाओं से स्वतंत्र होता है। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग का क्या शिक्षार्थी की भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है, क्या वो शिक्षार्थी की भावनाओं से प्रभावित होता है, डेफिनेटली होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी की भावनाओं से लर्निंग जो है, अधिगम जो प्रभावित होता है। मान लो बच्चा जो इंटरनली मोटिवेटेड है तो उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी, मान लो बच्चा एक्सटर्नली मोटिवेटेड है तो उसका अधिगम भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन बच्चे को नकारात्मक पुनर्बलन मिला हुआ है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिला है, तो ये उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वहाँ पर बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी की भावनाओं के द्वारा जो है लर्निंग अधिगम यहाँ पर क्या होता है, प्रभावित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जिस तरह से एक बच्चे के नया या चुनौतीपूर्ण कार्य को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों, माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्थित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है, कोई भी नया या चुनौतीपूर्ण कार्य करना है बच्चे को, वहाँ पर उसको कोई समर्थित कर रहा है, उसको यहाँ पर मदद मिल रही है, उसको यहाँ पर हेल्प मिल रही है, उस बच्चे को यहाँ पर अनुनय मिल रहा है, उस बच्चे को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है। क्या ये चीज़ स्केप फोल्डिंग, जिसे हिंदी में हम लोग मचान बोलते हैं, क्या ये चीज़ मचान कहलाती है, क्या ये चीज़ सामाजिक मध्यस्थता कहलाती है, क्या ये चीज़ सामाजिक संदर्भ कहलाता है, या फिर ये चीज़ हमारी जो है सामाजिक प्रभाव यहाँ पर कहलाती है। तो देखो हमने पढ़ा है, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, जहाँ पर हमने स्केप फोल्डिंग को पढ़ा है, जहाँ पर हमने MKO मोर नॉलेजेबल अदर को पढ़ा है, जहाँ पर हमने ZPD निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा है। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक मदद मिलना, प्रासंगिक तरीके से समर्थित करना, एक हेल्प मिलना, क्या चीज़ कहलाएगी, स्केप फोल्डिंग कहलाएगी, मचान कहलाएगा। जैसे घर बनाते समय हम लोग मचान बनाते हैं ताकि सीमेंट अच्छे से पक जाए, सब कुछ सेट हो जाए, तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ मचान, स्केप फोल्डिंग यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या करता है, कौन कर सकता है, शिक्षक कैसे कर सकता है, किस विधि के थ्रू कर सकता है। प्रदर्शन विधि के थ्रू, बुद्धिशीलता विधि यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू, खोज विधि के थ्रू, या फिर समस्या और हल विधि के माध्यम से। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि शिक्षक व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या कर रहा है, तो ये मेथड कौन सी है। व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा है, फिर उसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर प्रदर्शन विधि कहलाएगी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ यहाँ पर प्रदर्शन विधि के रूप में जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षकों की कौन सी श्रेणी कक्षा में सामने की ओर शिक्षक की तरफ मुंह करते हुए छात्रों की पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक बैठने के सही तरीके में सक्षम या फिर सही तरीके के पक्ष को मानती है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, पढ़ने में अजीब लग रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। शिक्षकों की कौन सी श्रेणी है ना, ये कौन सा पद होता है, किस क्या नाम इसे बोला जाता है, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल कक्षा में बच्चों को बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल सीरियल वाइज, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठाया जाता है। एक ही पंक्ति में एक तरीके से सभी एक साथ सामने मुंह करके बैठे, बिल्कुल हम लोग बोलते हैं ना शांत स्वभाव, शांत और स्वस्थ विधि में बैठे। ठीक है, वो वाली जो विधि होती है हम लोग सावधान आरंभ करते हैं, उस विधि में बैठे, उस तरीके से बैठे। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? क्या ये चीज़ समूह चर्चा कहलाती है? क्या ये चीज़ प्रत्यक्ष निर्देश कहलाती है? क्या ये चीज़ अप्रत्यक्ष निर्देश कहलाती है? या फिर ये छात्र केंद्रित कहलाती है? तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, सभी बच्चे जो है उनको लाइन से बिठाया गया है, एक के पीछे एक बिठाया गया है। दोनों के बीच में जो आगे बच्चा बैठा है, पीछे बच्चा बैठा है, उसके बीच में पर्याप्त दूरी रखी गई है, एक हाथ की दूरी रखी गई है। तो ये चीज़ हमारी प्रत्यक्ष निर्देश के अंदर कंसीडर की जाती है। जैसे कि हम लोगों को खड़ा किया जाता था ना, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसको बोलने के लिए हमें ग्राउंड में लेकर जाया जाता था, फिर लाइन से खड़ा किया जाता था, फिर बोला जाता था कि अपनी दोनों मुट्ठियाँ बंद करो, बिल्कुल सर से सर मिलाकर रखो, एक जो छोटा बड़ा 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 ऐसे खड़े रहेंगे, आगे सबसे छोटा बच्चा खड़ा रहेगा। तो प्रत्यक्ष निर्देश इसे बोला जाता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये कौन सा तरीका हो गया? एक औपचारिक पारंपरिक तरीका आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अधिगम का पक्ष होता है? क्या व्यवहारिक होता है, प्रायोगिक होता है, सामाजिक होता है, या फिर भावात्मक होता है? तो देखो वापस से ब्लूम की टेक्सानोमी की यहाँ पर बात हो रही है, हमें यहाँ दिख रही है। सबसे पहले संज्ञानात्मक टेक्सानोमी, जिसे कॉग्निटिव टेक्सानोमी बोला जाता है। ये 3 डोमेन होते हैं ब्लूम की टेक्सानोमी के। दूसरा आप देख पा रहे हो अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक डोमेन होता है, भावात्मक डोमेन इसे बोला जाता है। ये कॉग्निटिव संज्ञानात्मक हो गया, दूसरा हमारा भावात्मक डोमेन है, और तीसरा होता है हमारा साइको मोटर डोमेन। तो ये 3 प्रकार के ब्लूम की टेक्सानोमी के डोमेन होते हैं। अब वापस से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई थी? पहला ऑप्शन हमारे पास व्यवहारिक डोमेन है, दूसरा प्रायोगिक डोमेन है, तीसरा सामाजिक डोमेन है, और चौथा हमारे पास भावात्मक डोमेन है। तो अभी हम लोग पढ़कर आए कि 3 डोमेन होते हैं। एक साइकोमोटर होता है, ठीक है, साइकोमोटर नहीं दिख रहा है। एक हमारा कॉग्निटिव संज्ञानात्मक होता है, तो वो डोमेन भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक डोमेन तो है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। ब्लूम के अनुसार उनका कौन सा अधिगम का पक्ष है, उनका डोमेन कौन सा है? भावात्मक है, अफेक्टिव है, जिसे अफेक्टिव बोला जाता है, साइकोमोटर है, और एक हमारा कॉग्निटिव है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, तो सीडीपी का 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सीडीपी यानी बाल विकास के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग सबसे पहले इंग्लिश को कंप्लीट कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट का सीटेट यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप इंग्लिश भी कंप्लीट करो, और यदि सिर्फ ग्रेड 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपका संस्कृत मेन है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना। इंग्लिश के जस्ट 10 क्वेश्चन होने के बाद हम लोग संस्कृत यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग संस्कृत कंप्लीट करेंगे। संस्कृत में भी हम लोग संस्कृत की पेडागोजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी एक साथ पढ़ने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा माध्यम होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है क्या पेडागोजी सभी सब्जेक्ट की एक होती है, क्या अलग अलग होती है, क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है। तो सारी ही चीज़ें आज के सेशन में आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था PDF चाहिए तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। ठीक है, इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं। इंग्लिश के पहले क्वेश्चन की यदि बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्यूपिल्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लर्निंग डिफ़िकल्टी। बच्चे जैसे चीज़ों को समझने में, उनको चीज़ों को पढ़ने में समस्या होती है, तो इसमें से कौन सी एक प्रकार की लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुअर मेमोरी, शॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पावर, तीसरा ऑप्शन है इनएबिलिटी टू ट्रांसफर नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरियाज, या फिर लैक ऑफ गुड बुक्स। तो लर्निंग डिफ़िकल्टी कहाँ पर हो रही है? विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज। तो पुअर मेमोरी, उसे चीज़ें याद नहीं रहती, याददाश्त कमज़ोर है, ये भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है।
कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी नहीं है, शॉर्ट है, कम है, तो ये भी लर्निंग डिफ़िकल्टी में आएगा। अपने नॉलेज को दूसरों तक ट्रांसफ़र न कर पाना, ये भी लर्निंग डिफ़िकल्टी के अंदर आता है। लेकिन आपके पास अच्छी बुक नहीं है, ये आपकी लर्निंग डिफ़िकल्टी के अंदर नहीं आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, द बेसिक पर्पस ऑफ मिड टर्म असेसमेंट। जो बेसिक पर्पस क्या होता है मिड टर्म असेसमेंट, यानी सेशन के बीच बीच में जब असेसमेंट लिया जाता है, जब इवेल्युएशन किया जाता है, जब आकलन किया जाता है, तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, उसका बेसिक लक्ष्य यहाँ पर क्या होता है? देखो, पहला ऑप्शन है टू डिसाइड टू पास एंड फेल। हम लोग ये डिसाइड कर ले कि बच्चा पास होगा या फेल होगा। टू मेजर लर्निंग अचीवमेंट्स, उसके बच्चों के लर्निंग अचीवमेंट्स चेक करना। टू गिव असाइनमेंट इन राइटिंग, बच्चों को राइटिंग असाइनमेंट दे देना। या फिर टू मेजर लर्निंग अचीवमेंट्स एंड अरेंज सप्लीमेंट्री टीचिंग टू फिल लर्निंग गैप्स। बिल्कुल सही है, बच्चों की जो लर्निंग गैप्स हो रही है उनको अधिगम, उनको लर्निंग करने में जो समस्या आ रही है उस समस्या को हमें क्या करना है, उसके लिए हम सप्लीमेंट्री टीचिंग दे सकते हैं। समस्या आ रही तो उसका निदान भी तो करेंगे, सप्लीमेंट्री टीचिंग उनको दे देंगे, और लर्निंग गैप आ रही उसको फिल कर देंगे। जो समस्या आ रही उस समस्या को हम लोग कम कर देंगे। एटलीस्ट खत्म नहीं हो सकती तो कम करने का प्रयास तो टीचर लोग यहाँ पर कर ही सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया हो गया मिड टर्म असेसमेंट का। मिड टर्म असेसमेंट, आप हिंदी में उसे रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हो, इंग्लिश में उसे हम लोग यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले टेक्सानोमी, अगेन हमारा क्वेश्चन ब्लूम की टेक्सानोमी से है। टेक्सानोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट रिलेटेड टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से आपको ये चीज़ पता चली होगी कि हमें क्या करना है, सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हमारे सेम है, बस यहाँ पर कुछ विधियाँ होती है, जैसे गणित शिक्षण की कौन सी विधि है, रूपरेखा आप प्रयोग कर रहे हो तो कौन सी शिक्षण विधि है, थ्योरम से रिलेटेड, प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कुछ यहाँ पर चीज़ें सिमिलर होती है, जैसे बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने अच्छे से कर लिया, जहाँ पर हम लोग ब्लूम टेक्सानोमी, एनसीएफ, आरटी इन सब के बारे में जानते हैं। अब तो एनईपी भी आ गया, उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो एक बाल विकास को अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने बाल विकास अच्छे से कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें भी आपकी जितने भी सब्जेक्ट की पैडागोजी है वो बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक आपकी कवर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर किससे रिलेटेड नहीं है, तो अभी हम लोग पढ़कर आए थे कि देखो टेक्सानोमी में हमारा साइकोमोटर डोमेन होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है, तो कौन सा नहीं होता है? सोशियो इकोनॉमिक डोमेन जो है, अभी हमने जो फोटो देखा था, अभी हमने जो पिक्चर देखा था ब्लूम के टेक्सानोमी का, वो नहीं होता है। साइकोमोटर होता है, कॉग्निटिव बिल्कुल होता है, अफेक्टिव भी होता है, तो कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम, ऐसा कौन सा क्लासरूम है जहाँ पर प्रैक्टिस होती है जो बच्चों को हेल्प करती है टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पर बच्चे जो है अपनी ओरल स्किल्स जो है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। टीचर बच्चों की मदद कैसे कर सकता है? कोरस रेसिटेशन या फिर इंडिविजुअल ऑफ द पोयम आफ्टर मेमोराइजिंग इट। बच्चा जो है, जो भी टीचर ने पोयम पढ़ाई है उसको क्या करे? रिपीट करे। कोरस करना मतलब दोहराना, कोरस करना मतलब एक तरीके से चिल्ला चोट मचाना, जैसे पक्षी करते हैं ना, सुबह सुबह कौतूहल सी आवाज़ आती, कोलाहल मचा जाता है। ठीक है, तो वो कोरस करने वाली बात होगी, रेसिटेशन की बात होगी। दूसरा ऑप्शन है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज और एनी अदर ऑफ देयर फेवरेट सीन्स। तीसरा ऑप्शन है प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स। या फिर कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर। कोरस रीडिंग करे, टीचर जैसे जैसे बोलता जा रहा है उनके शब्दों को, टीचर के शब्दों को यहाँ पर रिपीट करता जाए। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? कब बच्चा जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है? पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज और एनी अदर ऑफ देयर फेवरेट सीन। यहाँ पर बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर सकता है रोल प्ले के अंदर, जो भी उसका फेवरेट सीन है उसको अच्छे से प्ले करके उस लैंग्वेज का ओरल ज्ञान यहाँ पर, मौखिक ज्ञान यहाँ पर ले सकता है। स्पीकिंग स्किल अपनी इम्प्रूव कर सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? In a constructivism classroom, language learning would most importantly be based on। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा किस पर बेस्ड रहती है, सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी गई है। मिनट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड्स हैंड राइटिंग डेवलपमेंट, मतलब हर मिनट ऑब्जर्वेशन करो और बच्चों की हैंड राइटिंग को चेक करते रहो। दूसरा है करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड, बच्चों की स्पेलिंग एरर को करेक्ट करना। तीसरा है केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस।
या फिर ऑप्शन डी है ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन, मतलब कि ग्रुप में हम लोग बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के ग्रुप बना दिए, आपस में वो पढ़ने से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो। पीयर इंटरेक्शन कर रहे हो, पीयर मतलब कि सहसाथीगण जो होते हैं अपने आसपास में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, पढ़ने से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो क्लासरूम होता है उसमें बिल्कुल यही चीज़ें होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं। अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं मतलब कि वो क्लासरूम कैसा है, वो क्लासरूम हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, संरचनावादी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। हम लोग बच्चों को ग्रामर पढ़ाने जाएंगे, हम लोग लैंग्वेज टीचर हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर क्या होगी वो आपको यहाँ पर बताने होगी। देखो सबसे पहले अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स। अब ग्रामर रूल्स को क्या करो, अवॉइड कर दो। यूजिंग अ फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच को यूज़ करो, जो डेली लाइफ में बच्चा यूज़ करता है उसको आप यहाँ पर प्रयोग करो। यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी मेथड का आप लोग प्रयोग कर लो, या फिर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। आप ग्रामर रूल्स को क्या कर लो, रट लो, बच्चों को रटवा दो ग्रामर रूल्स। तो कौन सी चीज़ हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, एक ही सही ऑप्शन दिख रहा है, यूजिंग अ फंक्शनल अप्रोच। एक ऐसी फंक्शनल अप्रोच अपनाओ, एक ऐसा तरीका अपनाओ जहाँ पर बच्चा जो है अपनी रियल लाइफ से चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हुए पढ़े। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। एक टेक्स्ट बुक, एक किताब के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में सबसे सही स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है। पहला ऑप्शन है अ टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर, इट हेल्प्स टू। दूसरा ऑप्शन है इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन इन द करिकुलम। तीसरा ऑप्शन है द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स टू रीड, या फिर इट इज़ प्लानिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर द सेशन। क्या चीज़ यहाँ पर आपको सही लग रही है टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक एज अ रिसोर्स की तरह हम लोग यूज़ करते हैं कि चलो बच्चों को एक पढ़ाने के लिए हमारे पास एक गाइडेंस, एक गाइडर होता है जो कि हमें गाइड करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो इट हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन इन द करिकुलम। जो हमारा करिकुलम का जो हमारा एक बोल सकते हैं जो हमें करिकुलम दिया गया है, जो एक पाठ्यक्रम दिया गया है, उसको कैसे अचीव करना है, उस गोल को कैसे अचीव करना है, इसमें हमारी क्या करता है, इसमें हमारी मदद करता है, इसमें हमारी हेल्प करता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन इन द करिकुलम। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है उसका लैंग्वेज लर्निंग के अंदर पर्पस क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दें। दूसरा है प्लान एंड प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेपर फॉर अ समेटिव असेसमेंट, बच्चों का हम लोग फाइनल जो एग्जाम होती है समेटिव असेसमेंट होता है जहाँ पर बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसको बना ले। नो द गेप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझने में जो समस्याएं आ रही है उसको, गेप को समझना, ठीक है। डायग्नोसिस की बात हो रही है इसलिए ऑप्शन में आपको समझने की बात हो रही है, जानने की बात हो रही है। चौथा ऑप्शन बोल रहे गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन द पीटीएम, जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें पेरेंट्स को क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा कि उनके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं। तो देखो डायग्नोसिस करना, निदान करना, किसी भी समस्या का पता लगाना, रिमीडियल करना, जब समस्या का पता लग गया है तो क्या करना है, उसका अचार तो डालना नहीं है, उसका क्या करना है, हमें उपचार करना है। तो दो चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है, एक डायग्नोसिस होता है, एक रिमीडियल होता है। जब आपको समस्या के बारे में पता लग गया है बच्चों की, तो अब आप क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो नो द गेप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझने में जो समस्या आ रही है, उनके सामने जितनी भी परेशानी है उसका हमें क्या करना है, डायग्नोसिस करना है। ये चीज़ क्या बोलती है, ये चीज़ बोलती है निदानिक परीक्षण। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन मतलब कि एक आदत बन जाना, ये कौन सी अप्रोच बोलती है। क्या ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है, क्या ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, क्या ये एक्लेक्टिक अप्रोच है, या फिर ये एक प्रकार की कॉग्निटिव अप्रोच कहलाती है। हैबिट बन जाना, आदत बन जाना, ये एक प्रकार की हमारी बिहेवियरिस्ट अप्रोच कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस डालना, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालना, हैबिट की आदत मतलब एक आदत बना देना किसी भी चीज़ की,
तो ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच बोलती है। लाइक थॉर्नडाइक की थ्योरी में बिल्ली को वो चीज़ पता चल गई थी कि कैसे भी करके मेरे हाथ पैर हिलाने से यहाँ पर कुछ लीवर का बटन वगैरह है जिस पर क्या होगा, मेरा हाथ या पैर पड़ेगा, मेरा पंजा पड़ेगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। आदत बन गई थी उसकी, तो एक हैबिट बना देना बिहेवियरिस्ट अप्रोच के अंदर आता है। कम्युनिकेटिव तो बातचीत करने वाली अप्रोच हो गई, क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। एक्लेक्टिक का मीनिंग होता है सभी चीज़ों को एक साथ करना, जितनी भी मेथड्स होती हैं उन सबको मिलाकर एक अपनी खुद की अप्रोच का निर्माण कर देना, तो वो हॉलिस्टिक चीज़ें होती है उसके अंदर। कॉग्निटिव अचानक से हमारी समझ शक्ति का विकास हो जाना, संज्ञान की प्राप्ति हो जाना, कॉग्निशन मिल जाना, वो हमारी कॉग्निटिव अप्रोच होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। In the context of a theory of multiple intelligence, which one of the following intelligences is related to the language? इन जब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ते हैं, जब हम बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ते हैं, यदि मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दूं तो भाषा से कौन सा सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत याद कर लो आप लोग, उसमें से कौन सा सिद्धांत भाषा से कनेक्टेड है, लैंग्वेज से कनेक्टेड है? फ्लुएंसी, एक्यूरेसी इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, वोकैबुलरी ग्रामर इंटेलिजेंस या फिर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस? आंसर क्या होगा, भाषाईवाद है। जो हमारे कवि होते हैं, पोइट होते हैं, पोइटेस होती है, जो नॉवेल्स लिखते हैं, अपने उपन्यास लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उन सब के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, कौन से टाइप का इंटेलिजेंस होता है? उनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये इंग्लिश के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जल्दी से वीडियो को रोककर स्कोर करके बताइए इंग्लिश में आपने कितना स्कोर किया है। जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है उन्होंने 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, 50 में से 50 के आप स्कोर कर पाए, या फिर अबोव 45 आप लोग कर पाए हैं, तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका है। आपकी पेडागोजी आप समझ लो रेडी हो चुकी है। इससे कम है मतलब कि अभी भी पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन इतने ज़्यादा लेवल के भी नहीं थे और इतने कम लेवल के भी नहीं थे, तो आप अपना बता सकते, कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्कोर आपका कितना रहा। अगले पर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर संस्कृत की पेडागोजी कंप्लीट करने वाले हैं। बाल विकास की हम लोग कंप्लीट कर चुके, अब हम लोग बढ़ेंगे संस्कृत के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, विलियम वुंट महोदय अस्य सिद्धांतवस्य प्रवर्तक। विलियम वुंट महोदय ने कौन से सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? जीवन वृंत विधि के अंतर्दर्श विधेय, प्रयोगात्मक विधेय या फिर बहिर्दर्शन विधेय? तो विलियम वुंट ने कौन से सिद्धांत का प्रवर्तन किया है, कौन से सिद्धांत के इन्हें जनक बोला जाता है? तो ये हमारे जो प्रयोगात्मक विधि के जनक है, कौन? विलियम वुंट। ठीक है, अगला, नाट्यशास्त्रम केन विरचितम, भरत मुनिना, भासेन? तीसरा ऑप्शन है व्यास मुनिना या फिर भवभूतिना। तो नाट्य शास्त्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भरत मुनि के द्वारा किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। देखो, बीने महोदयस्य मूल देश के, जो अल्फ्रेड बीने हैं वो किस देश के हैं? ये आपसे पूछा गया, उनका मूल देश कौन सा है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो अल्फ्रेड बीने जो है हमारे फ्रांस के हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन आपके ग्रेड 2 में पूछे हुए हैं, ग्रेड 2 के संस्कृत के एग्जाम में पूछे हुए हैं। शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य वर्तते, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान प्रदान करना, पाठ्यक्रम पूर्णम, पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना, वेतन प्राप्ति है, वेतन की प्राप्ति करना, समयापनम मतलब कि एक समय निकाल देना, एक जो काल चल रहा है कि एक ड्यूरेशन चल रहा है हमारा 9-10 महीने का, उसको यहाँ पर कंप्लीट कर देना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति करना और टीचर का है कि ज्ञान प्रदान करना। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते, पंचभूतेषु अयम न भवति। हम लोग जो पंच तत्व बोलते हैं कि शरीर हमारा पंच तत्व में विलीन हो जाना है, उसमें से कौन सा इसमें नहीं आता है? वायु, तेज, आत्मा या फिर पृथ्वी? तो देखो, हम देखते हैं 5 तत्व होते हैं, पंच तत्व होते हैं, उसमें आत्मा नहीं आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन कौन से ये 5 जो पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, पृथ्वी इसमें नहीं आता है तो अग्नि, जल, वायु, आकाश। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, पृथ्वी इसके अंदर आ जाएगा। तो कौन सा तत्व यहाँ पर नहीं होगा? आत्मा इसके अंदर नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। पंचभूतेषु में कौन सा तत्व नहीं है? आत्मा नहीं है। तो कौन कौन से? वायु है, तेज मतलब कि अग्नि होता है, पृथ्वी है, आकाश है,
ठीक है, और जल है, ये हमारे पंच तत्व होते हैं। आप चाहे तो लिख लेना, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, ये हमारे 5 तत्व होते हैं। आत्मा इसका हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि शरीर को पंच तत्व में विलीन हो जाना है, तो आत्मा को तो विलीन होना है, आत्मा में थोड़ी विलीन होना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अत्र बालकस्य स्थानम मुख्य तथा शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्तते, किसमें बालकों का स्थान मुख्य होता है और शिक्षक गौण रूप में, मतलब कि एक हिडन तरीके से कार्य करता है, उसकी इतनी उपयोगिता वहाँ पर नहीं होती है। कि कौन सा सिद्धांत है ऐसा? ये आदर्शवादे, प्रकृतिवादे, यथार्थवादे या फिर प्रयोजनवादे। तो बालक को महत्ता दी जाती है, शिक्षक को वहाँ पर गौण रूप में रखा जाता है, ये कौन सा सिद्धांत बोलता है? ये प्रकृतिवादी सिद्धांत बोलता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा प्रकृतिवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छात्रेभ्यः बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उत्तम। छात्रों को बेसिक शिक्षा जो पद्धति प्राप्त की जाती है, बेसिक शिक्षा दी जाती है, किसके द्वारा बताई गई है? राधा कृष्णन महोदयन के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा या फिर विवेकानंद के द्वारा। तो छात्रेभ्यः बेसिक शिक्षा पद्धति जो है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षाया मुख्यांगम वर्तते, शिक्षा में मुख्य कौन होता है? शिक्षक मुख्य होता है क्या? उसके बिना शिक्षा नहीं हो पाएगी। छात्र मुख्य होता है, पुस्तक मुख्य होती है या फिर विद्यालय मुख्य होता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व जो होता है वो होता है हमारा छात्र। अगेन आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षायाः मुख्यांगम वर्तते। तो कौन है मुख्य यहाँ पर? छात्र। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य प्रणेता क। मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किसके द्वारा रचित है? इसके प्रणेता कौन है? विशाखा दत्त है, भासह है, भवभूति है या फिर अश्वघोष है? तो देखो यहाँ पर जो हमें बात की गई है, मुद्रा राक्षसम, ये एक नाटक है। जैसे कि हम लोग संस्कृत में एक सेशन लिए थे जिसमें हमने सारे ही महाकाव्य पढ़ लिए, ऐसे ही हम लोग सारे खंड काव्य जो है उनको कंप्लीट कर लेंगे। नाटक है, उपन्यास है, सभी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, पावलावम महोदये शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोगा सर्वप्रथम परीक्षणम कस्मिन कृतम। मतलब कि पावलाव महोदय, इवान पेट्रोविच पावलाव है, उन्होंने जो अपना शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, सर्वप्रथम परीक्षण जो है किसके ऊपर उन्होंने किया था? क्या शुनके के ऊपर किया था, बिडाले, कपोते या फिर मुश्के? तो हमें पता है डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शुनके के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये संस्कृत के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ईवीएस कंप्लीट कर लिया है, बाल विकास पेडागोजी कंप्लीट कर ली है, हिंदी पेडागोजी हमने कंप्लीट कर ली, मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट कर ली, इंग्लिश पेडागोजी के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और संस्कृत पेडागोजी के हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यदि आपने 50 क्वेश्चन किए हैं तो आंसर करके बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा है। यदि आपने इंग्लिश और संस्कृत दोनों अटेंड किया है तो मुझे बताइएगा 60 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पर रहा है, क्योंकि आपका स्कोर ही आपकी अगली क्लास पर डिपेंड करेगा कि आपकी नेक्स्ट क्लास किस पेडागोजी के ऊपर होगी। ठीक है, कल सुबह 6 बजे ईवीएस का सेशन है, दिन में 2 बजे संस्कृत का सेशन है, 3 बजे अपना इंग्लिश का सेशन है, शाम को 6 बजे हमारा बाल विकास का लाइव सेशन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी ही देर में अगले सेशन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हमने की, 6 सब्जेक्ट की पेडागोजी एक साथ पढ़ ली हमने। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेशन आप सभी लोगों के लिए रहा होगा। 1 घंटे का पूरा ये सेशन है हमारा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद ऐसे कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें 8770080380 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में इस नंबर को अच्छे से देखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैप्पी रक्षाबंधन।